Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about chapter 3 of class 12, that is human reproduction. In the previous video of this chapter we have already discussed till spermatogenesis. Now in this session we are going to discuss about the remaining half portion of this chapter and we will start with oogenesis. ये जो oogenesis है ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो फीमेल गैमेट है या फिर जिसको एग या फिर ओवम बोल देते हैं उसकी फॉर्मेशन के प्रोसीजर को oogenesis बोला जाता है। जो oogenesis का जो प्रोसीजर है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारी जो उगोनियाँ हैं वो हर एक फेटल ओवरी के अंदर बननी शुरू हो जाती हैं। उगोनिया को गैमेट मदर सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे ये जो गैमेट मदर सेल्स हैं ये डिवाइड करना शुरू कर देती हैं और फिर मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर आके टेम्पररी अरेस्ट हो जाती हैं। इस टाइम पे इनको प्राइमरी oocyte बोला जाता है, यानी सिंपली ओगोनिया के अंदर मियोसिस होगा और वो प्रोफेज 1 के अंदर आके रुक जाएगा। इस स्टेप पे इसको प्राइमरी oocyte के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte हैं इनके बाहर बहुत सारी जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो आके सराउंड होनी शुरू हो जाएंगी और इस टाइम पे इसको प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, जब और ज़्यादा जो ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर हैं उसको आके सराउंड कर लेती हैं। नॉर्मली अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो यहाँ पे 60,000 to 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वही रह जाते हैं हर एक ओवरी के अंदर। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये आगे ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, यानी कि और ज़्यादा जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं उनकी लेयर यहाँ पे आके इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगी, तब हम उसको टर्शरी फॉलिकल बोलेंगे। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल होता है इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है और उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम के नाम से जाना जाता है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्शरी फॉलिकल की और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब ये टर्शरी फॉलिकल बन जाता है तो इसके बाद में इस स्टेज के ऊपर जो प्राइमरी oocyte मौजूद है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, उसके अंदर अब अपना जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था अब वहाँ पे वो कंप्लीट होगा। ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिसकी मदद से जो सेकेंडरी oocyte है उसकी फॉर्मेशन होती है जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है। हैप्लॉइड का मतलब है कि इसके पास हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे और इसके साथ साथ एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी की भी फॉर्मेशन होती है। एक बार हम इसी प्रोसीजर को डायग्रामेटिक व्यू से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुई, उगोनिया था, उगोनिया के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हुआ और तब हमने उसको बोला प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के बाहर में ग्रैन्युलोसा सेल्स आई, तब हमने उसको बोला प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल आगे कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल के अंदर और टर्शरी फॉलिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। अब आगे ये जो एंट्रम है जो टर्शरी फॉलिकल है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल के अंदर जिसको ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो वहाँ से जो सेकेंडरी oocyte है या फिर जो ओवम है वो रिलीज़ होता है। इसी प्रोसीजर को ओव्यूलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही अगला स्टेप होता है कि जो टर्शरी फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इस टाइम पे जो सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको ज़ोना प्लेसुडा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ज़ोना प्लेसुडा है ये आगे काम में आती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो आगे जो ज़ोना प्लेसुडा की लेयर बन जाती है उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा और उसके रप्चर होने की वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ होगा और यही पूरा प्रोसीजर होता है ओव्यूलेशन का। अब हम इसी को एक बार स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी देख लेते हैं कि सबसे पहले थी उगोनिया, यानी जो फीमेल जो गैमेट मदर सेल थी उसको हम उगोनिया बोलते हैं। उसने क्या किया, माइटोसिस के प्रोसीजर से अपना नंबर बढ़ाया
फिर उसने मियोसिस की प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुई, तब हमने उसको बोला प्राइमरी oocyte। आगे जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हुआ जब उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो उसकी वजह से सेकेंडरी oocyte बना और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी उसकी फॉर्मेशन हुई। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है ओवम के अंदर, और जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है, जो सेकेंड पोलर बॉडी है, उसकी भी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। The reproductive cycle starting from the first menstruation till the next one in the female primates is known as menstrual cycle। यानी कि जितने भी फीमेल primates हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक कंटिन्यू रहती है, इस साइकिल को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशंस आते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ मेनार्ज। और जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ मेनोपॉज। फिलहाल हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कि कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होती हैं और क्या क्या प्रोसीजर फॉलोअप होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 3 फेजेस होती हैं। जो सबसे पहली फेज है दैट इज़ मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज़ फॉलिकुलर फेज एंड द लास्ट वन इज़ ल्यूटियल फेज। तो अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जर्नली 3 से 5 डेज तक लास्ट करता है। जो एंडोमटीरियल लाइनिंग होती है यूट्रस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं और जो रेड फ्लूइड है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के तौर पे बॉडी से बाहर निकलता है। एंडोमटीरियम लेयर आपको याद होगा जब हमने यूट्रस की बात करी थी तो यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है पेरीमटीरियम, दैन इज मायोमटीरियम एंड द इनर मोस्ट इज एंडोमटीरियम। तो इसी एंडोमटीरियम लेयर के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर ओवम फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के साथ, ऐसी कंडीशन के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं और ये एक इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस के अंदर जैसे कि स्ट्रेस हो गई, पुअर हेल्थ हो गई, उसकी वजह से भी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है इसके बाद में आती है फॉलिकुलर फेज़। तो जो फॉलिकुलर फेज़ है इसके अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल हैं ओवरी के अंदर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और फिर मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अभी अभी हमने ओव्यूलेशन का पूरा जो प्रोसीजर है उसको स्टडी किया था। और इसी फॉलिकुलर फेज़ के दौरान जो एंडोमटीरियम की लेयर थी वो रीजनरेट होने लग जाती है प्रोलिफरेशन के मदद से। अब ये जो दोनों स्टेप हो रहे हैं यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल थे वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर जो एंडोमटीरियम है वो दोबारा से रीजनरेट हो रही है, ये दोनों स्टेप इंड्यूस किए जाते हैं पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन्स की मदद से। इन दोनों स्टेप्स को करवाने के लिए पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन्स अपना हेल्प करते हैं, इंडक्शन देते हैं। अब इसके साथ में जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं जैसे कि LH और FSH, LH stands for luteinizing hormone whereas the FSH stands for follicle stimulating hormone। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये रिलीज़ होते हैं इस फॉलिकुलर फेज़ के दौरान, और जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका जो सिक्रीशन है उसको ये इंड्यूस करवा देते हैं। इन दोनों स्टेप्स को ये इन्हांस करवाते हैं। ये जो दोनों हैं LH और FSH हार्मोन, ये अपना जो पीक है वो अराउंड 14th डे के आसपास अपना जो पीक है उसको अटेन करते हैं। अब एक और टर्म है जो यहाँ से कई बार 1 नंबर में पूछी जाती है, दैट इज़ LH सर्ज। The rapid secretion of the LH leading to its maximum level during the mid cycle is called as the LH surge। यानी कि जो LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जब उसका रैपिड सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से ये मिड साइकिल यानी कि अराउंड 14th डे के आसपास अपने मैक्सिमम लेवल को अटेन करता है, इस पॉइंट पे इसको LH सर्ज के नाम से जाना जाता है। अब ये जो LH सर्ज है इसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओवम है वो रिलीज़ होता है, और इसी स्टेप को हमने पढ़ा था ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। अब जो तीसरी फेज़ है दैट इज़ ल्यूटियल फेज़। इस फेज़ के दौरान जो रप्चर हुआ है ग्राफियन फॉलिकल वो आगे कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम के अंदर, और ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये सिक्रीट करवाता है एक दूसरे हार्मोन को जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एंडोमटीरियम जो लेयर है उसको मेंटेन करवाता है और सूटेबल करवाता है इम्प्लांटेशन के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो।
अगर प्रेगनेंसी लीड करती है तो इसकी वजह से जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स हैं, जो फेजेस हैं, वो सारी रुक जाती हैं और इस टाइम पे कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेट होने की वजह से जो एंडोमेटेरियम की जो लेयर थी वो भी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू हो जाता है। एक बार इन्हीं स्टेप्स को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से भी समझते हैं। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग के फर्स्ट टू अराउंड 4 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कंटिन्यू रहती है और इस दौरान जो फॉलिकल्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल्स हैं वो बन रहे होते हैं। और जब ये फिर उसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज़। ये जो फॉलिकुलर फेज़ है इसी के दौरान जो LH और FSH हार्मोन है वो भी रिलीज़ होते हैं और इसी टाइम पे जो मैच्योर फॉलिकल था या फिर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। जैसे ही वो रप्चर होता है उसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है या फिर जो ओवम है वो रिलीज़ हो जाता है, जिस स्टेप को हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। और इसी के दौरान जो LH और FSH हार्मोन है वो अपने पीक पे होते हैं और जब LH हार्मोन अपने पीक पे होता है तो हम उसके लिए टर्म का इस्तेमाल करते हैं LH सर्ज। उसके बाद में जो ओव्यूलेशन था वो हो चुका है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो चुका है। उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल बच चुका है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम के अंदर। ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज़ करवा देता है। इस स्टेज के ऊपर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और फिर ये जो एंडोमेटेरियम की लाइनिंग है उसको मेंटेन करवाता है सो दैट कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे जो एंडोमेटेरियम की लाइनिंग है वो ठीक रहे और इम्प्लांटेशन ईजीली हो सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ऐसी कंडीशन के दौरान ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये डीजनरेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो फिर कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेटेरियम की लाइनिंग थी वो फिर से डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं और फिर से जो मेंसेस है उसकी न्यू वाली जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है। Now we will discuss about fertilization and implantation as well. So during coitus, the semen is released into the vagina of the female reproductive tract. Then the motile sperms will swim rapidly and reach the junction of the isthmus and ampulla of the oviduct. यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब का जो isthmus और ampulla का जो जंक्शन है वहाँ पे वो स्विम करके पहुँच जाते हैं और इसी जंक्शन के ऊपर जो ओवम है जो कि ओव्यूलेशन की वजह से रिलीज़ हुआ है वो भी इसी जंक्शन पे पहुँचता है और दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। यहाँ से कई बार MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। तो कहाँ पे इनका जो फ्यूजन है वो जंक्शन पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एम्प्यूलरी इस्थमस है उसी जंक्शन के ऊपर इनका फ्यूजन होता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ तभी होता है अगर जो ओवम और जो स्पर्म है वो साइमल्टेनियसली इसी एम्प्यूलरी रीजन के अंदर पहुँचे और यही कारण है कि सारे जो कॉपुलेशंस हैं उनकी वजह से फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन स्टेप। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है उसी स्टेप को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में आता है ओवम की जोना प्लेसिडा लेयर के साथ में। हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी oocyte थी उसके अंदर एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही थी ओव्यूलेशन के दौरान जिसको जोना प्लेसिडा नाम दिया गया था। हमने oogenesis के अंदर उसके बारे में पढ़ा था। उसी जोना प्लेसिडा लेयर के साथ कांटेक्ट में आता है और उसकी वजह से जैसे ही स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो इस मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो बाकी के स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री इस टाइम पे ब्लॉक हो जाती है। स्पर्म के हेड के अंदर जो एक्रोसोम्स मौजूद होते हैं ये हेल्प करते हैं स्पर्म की साइटोप्लाज्म के थ्रू एंटर होने में और फिर जोना प्लेसिडा मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू क्रॉस होकर साइटोप्लाज्म तक पहुंचने में। इसके बाद यहाँ पे जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी oocyte की। जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा जिसकी वजह से जो हैप्लॉइड ओवम है वो बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी।
अब इसके बाद में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था स्पर्म का वो फ्यूज़ कर जाता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ और जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट की। अब ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड है, यानी कि उसके पास हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। वहीं जो ओवम का न्यूक्लियस है उसके अंदर भी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो जैसे ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स फ्यूज़ करते हैं तो जो डिप्लॉयड जाइगोट है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में जो जाइगोट है इसके अंदर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये इस्थमस के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट करता है और इसी स्टेप को बोला जाता है क्लीवेज। और इसी क्लीवेज स्टेप के दौरान ये मूव करता है यूट्रस की तरफ, जिसकी वजह से आगे 2, 4, 8 और 16 सेल की फॉर्मेशन होती है। तो जब ये 2, 4, 8 एंड 16 स्टेज की फॉर्मेशन हो रही होती है तब हम इनको ब्लास्टोमर्स भी बोलते हैं इन सेल्स को। अब ये जो 8 से लेके 16 जो ब्लास्टोमर की जो स्टेज है इसको एक और नाम है, दैट इज़ मोरुला। यानी कि मियोटिक डिवीजन हुआ जाइगोट के अंदर, जैसे जैसे वो इस्थमस से पहुंचेगा यूट्रस की तरफ। जब इसके अंदर ये मियोटिक डिवीजन होता है और ये मूव कर रहा होता है तो उस स्टेप को हम बोल देते हैं क्लीवेज। अब जब इसके अंदर डिवीजन होगा तो उसकी वजह से पहले 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल और फिर 16 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो 2, 4, 8 और 16 सेल की फॉर्मेशन हो रही है इनको ब्लास्टोमर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जब एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमर के बीच में होता है तब हम उसको मोरुला बोलते हैं। अब ये जो आगे मोरुला है ये डिवाइड करना कंटिन्यू करता है और फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। जो ब्लास्टोमर्स इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अरेंज होते हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं बेसिकली। जो पहली लेयर है दैट इज़ ट्रोपोब्लास्ट और जो दूसरी लेयर है दैट इज़ इनर सेल मास। अगर हम ट्रोपोब्लास्ट की बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये एंडोमेटीरियम के साथ अटैच रहती है। वहीं पे जो दूसरी है दैट इज़ इनर सेल मास, ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आगे इनका जो डिवीजन हो रहा था ब्लास्टोमर्स का 2 लेयर में हुआ। बाहर वाली लेयर बनी ट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाली बनी इनर सेल मास। जो ट्रोपोब्लास्ट थी वो एंडोमेटीरियम के साथ अटैच हो जाएगी और जो इनर सेल मास था वो एम्ब्रियो के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और फिर जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट की एंडोमेटीरियम के साथ अटैचमेंट हो जाती है फिर जो यूट्राइन की सेल्स हैं या फिर जो यूट्रस की सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं रैपिडली और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। इसकी वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेटीरियम के अंदर एम्बेडेड हो जाता है और इसी स्टेप को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आने लग जाती हैं ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर और इन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको क्रॉनिक विलाई भी बोला जाता है। अब ये जो क्रॉनिक विलाई है पूरा ये यूट्राइन टिश्यू और जो मैटरनल ब्लड है उसको पूरे तरीके से सराउंड कर लेती हैं। और फिर आगे प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो जो क्रॉनिक विलाई हैं प्लस में जो यूट्राइन टिश्यू हैं ये दोनों मिलके एक फंक्शनल यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं जो कि बीच में रहती है डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो मैटरनल बॉडी है उसके, और उसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। यानी कि जो क्रॉनिक विलाई थी वो प्लस जो यूट्रस के टिश्यूज़ थे वो मिलके जो मदर बॉडी है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके बीच में एक फंक्शनल यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं और उसी फंक्शनल यूनिट को प्लेसेंटा भी बोला जाता है। ये जो प्लेसेंटा है ये अटैच रहता है फीटस के साथ विद द हेल्प ऑफ यूम्बिलिकल कॉर्ड, और जो यूम्बिलिकल कॉर्ड है इसी के थ्रू होते हुए जो प्लेसेंटा है वो डेवलपिंग फीटस को जो फूड है और जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवाता है। इसी टाइम पे जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे भी फंक्शन करता है और कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है जैसे कि HCG, HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा जब लेटर स्टेज होती है प्रेगनेंसी की तो उस दौरान एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको रिलैक्सिन भी बोला जाता है, और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है इसको प्रोड्यूस करवाती है ओवरी। अब जब इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो HCG, HPL और जो रिलैक्सिन प्रोड्यूस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं,
अगर इसके अलावा हम बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान जो दूसरे हार्मोन्स का लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, और इसके अलावा जो मैटरनल ब्लड है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो बाकी के हार्मोन्स का जो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो रहा है ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है फीटल की ग्रोथ के लिए, और इसके साथ साथ उसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस भी आते हैं मदर के अंदर भी, सो दैट कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। फिर उसके बाद यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद में जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3 लेयर्स के अंदर। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है एक्टोडर्म, जो मिडिल वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है मीजोडर्म, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। और यही जो तीनों लेयर्स हैं ये बाकी के जितने भी टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन हैं जो कि एडल्ट्स में होते हैं उनकी फॉर्मेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो इनर सेल मास है उसके पास कुछ और सेल्स होती हैं जिनको स्टेम सेल्स भी बोला जाता है, और इनके पास पोटेंसी होती है कि ये हर एक टाइप के जो टिश्यू या फिर जो ऑर्गन हैं उनको ओरिजिनेट या फिर गिव राइज कर सकती है। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ के लिए लास्ट करती है। जो फर्स्ट मंथ होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसके हर्ट की फॉर्मेशन होती है, वहीं सेकेंड मंथ के एंड तक जो फीटस है उसके जो लिम्स और जो डिजिट हैं उनकी भी फॉर्मेशन हो जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक आते आते जो जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिम्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन भी हो जाती है। वहीं पे अगर हम 5th मंथ की बात करें तो इस टाइम पे जो फीटस है वो सबसे पहली बार मूवमेंट करता है। जो 24 वीक्स के एंड की बात करें या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड की बात करें तो यहाँ पे जो फीटस की बॉडी है उसके ऊपर फाइन हेयर्स की कवरिंग आ जाती है, जो आईलिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और इसके साथ साथ जो आई लैशेस हैं उनकी भी फॉर्मेशन होती है। 9 मंथ के एंड तक जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप होता है एंड इज़ नाउ रेडी फॉर डिलीवरी। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। जो एवरेज ड्यूरेशन होता है फीमेल प्रेगनेंसी का वो अराउंड 9 मंथ का होता है, और इसी को हम गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इस पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। इस गेस्टेशन पीरियड के बाद में जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज़ पार्ट्यूरेशन। तो इस पार्ट्यूरेशन के दौरान इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज़ नोन एज पार्ट्यूरेशन। यानी कि अब इस टाइम पे जो प्रेगनेंसी का एंड टाइम आता है तो उस टाइम पे जो यूट्रस है उसके अंदर वाइग्रस कंट्रैक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है, जो फीटस है, उसकी डिलीवरी होती है या फिर उसका चाइल्ड बर्थ होता है, और इसी स्टेप को पार्ट्यूरेशन बोला जाता है। जो पार्ट्यूरेशन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और इसको इंड्यूस किया जाता है बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो सिग्नल होते हैं पार्ट्यूरेशन के लिए वो ओरिजिनेट होते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, जिसकी वजह से जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो होते हैं, और इन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो सिग्नल है पार्ट्यूरेशन के लिए वो ओरिजिनेट होंगे कहाँ से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से ओरिजिनेट होंगे, और यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, जिसकी वजह से या फिर जिस प्रोसीजर को बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज़ होने लग जाएगा मैटरनल पिट्यूटरी से, और जिसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन है ये और एक्ट करेगा यूट्राइन मसल्स के साथ, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो होंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा, और ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन ये कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जिसकी वजह से एक्सप्लोशन होगा, और जो यूट्रस है उससे जो बेबी है वो बर्थ कैनल के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ लैक्टेशन। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। कि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो इस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, और इसी प्रोसीजर को बोला जाता है लैक्टेशन। The milk produced during the initial days of lactation is called as colostrum and it contains several antibodies.
जो इस टाइम पे जो इनिशियल डेज जो होते हैं लैक्टेशन के, उस दौरान जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जो कि एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि चाइल्ड के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. So with this chapter is completed. If you have any doubt regarding this chapter, then you can please let us know in our comment section. Also, please like, share and subscribe our channel if you have liked our video. Thank you so much.